गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में केवल एंशिएंट और मॉडर्न के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग एंशिएंट कवर कर सके, क्योंकि बीच के सेट्स में हम एंशिएंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा पाए हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत में जो बौद्ध संप्रदाय था दो भागों में बढ़ जाता है। एक था आपका थेरवाद और दूसरा था महासंधिक या सर्वविस्तारवादी। ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन है वो थेरवादी कहलाया, क्योंकि थेरवादियों ने उन्हीं परंपराओं को जारी रखा जो बुद्ध के समय में भी प्रचलित थे। उन्होंने बुद्ध को भगवान न मान के एक महापुरुष के रूप में देखा, जबकि जो महासंदिग्ध थे उन्होंने बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। हालांकि अभी जो ये विभाजन हुआ था पूजा पद्धति के आधार पे, ये पूरी तरह से नहीं हो पाया था। तो ये जाके चौथी बौद्ध संगीति में ये लोग हीनयान और महायान में बढ़ जाते हैं। ठीक है, हीनयान थेरवादी कहलाए और महायान महासंघी की क्या कहलाए, महायान कहलाए। ठीक है, तो सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था और जिसका केंद्र कहाँ था, कश्मीर में था। और महासंघिकों का केंद्र या जिनको महायानी भी कह सकते हैं, इनका केंद्र कहाँ था, राजगीर में था। ठीक है, इसके बाद आपके वज्रयान और तंत्रयान आते हैं। चूंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर तो थेरवाद है, तो वज्रयान और तंत्रयान ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया है, जबकि दोनों का मतलब सेम ही है। इससे जुड़े हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संत हैं पद्म संभव। ठीक है, ये वज्रयान शाखा से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब यहीं पे चर्चा कर लेते हैं हीनयान और महायान की। ठीक है, हीनयान की भी दो शाखाएं हैं, एक है वैशेषिक और दूसरी है सौत्रांतिक। वैशेषिक विभाषा शास्त्र पे स्थित आधारित है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके रचनाकार कौन थे, वसुमित्र। तो वो हीनयान की वैशेषिक शाखा से जुड़े हुए हैं। और जब आप बात करेंगे सौत्रांतिक शाखा की, तो ये सुत्त पिटक पर आधारित शाखा है। ठीक है, हीनयान की। और इसी तरह महायान में भी दो शाखा है, एक के प्रवर्तक हैं माध्यम कारिका या शून्यवाद जिसको कहते हैं, उसके प्रवर्तक हैं आपके नागार्जुन। ठीक है, और एक आपका हो गया विज्ञानवाद जिसके प्रवर्तक हैं आपके मैत्रेय। ठीक है, और इससे जुड़े हुए दो व्यक्ति हैं असंग और वसुबंधु। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो थेरवाद है, सबसे प्राचीन। अगला प्रश्न है, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। निम्नलिखित कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन आपके जॉन सुलिवन का है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं विऔद्योगिकरण के समय में जब भारतीय इतिहासकार उसको विऔद्योगिकरण की बात करते हैं, उसी समय का ये कथन है। इसके अलावा आपको जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय दिख रहा है, ठीक है, इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया और इसकी सुरक्षा भी तलवार के बल पे ही की जाएगी। लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे अलोकप्रिय गवर्नर रहा है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेके 28 तक क्या रहा है, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है जॉन सुलिवन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में ही कहा गया अस्नो मा सदगम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध में कौन सा अंग्रेज मेजर जनरल मारा गया था। ठीक है, तो उसमें जो है गिलेस्पी की मृत्यु हो गई थी और आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि होती है 1816 में, और उसी के आधार पे आज की जो भारत और नेपाल की सीमा है उसको क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सने सने लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायक बनूं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन एक कथन कहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ। प्रथम 1824 से लेकर 26 यान्डबू की संधि के तहत समाप्त हुआ। एमहर्स्ट उस समय गवर्नर था। द्वितीय 1852-53 में हुआ। ठीक है, उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। तृतीय 1885 में हुआ, उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने महायान का वज्र छेदिका ग्रंथ लिखा है। तो महायान में जो विज्ञानवाद शाखा थी उससे जुड़े हुए थे वसुबंधु, इन्होंने वज्र छेदिका नामक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा इन्होंने अभिधम्म कोश भी लिखा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, थेरवादियों की प्रधान प्रधान पीठ कहाँ स्थित थी? ठीक है, तो मैंने अभी आपको पिछले जो पहला प्रश्न अभी हम लोगों ने चर्चा किया उसमें हमने अच्छे से देखा कि थेरवादी कौन थे, महासंदिग्ध कौन थे, थेरवादी जो हीनयानी कहलाए उनकी दो शाखाएं क्या थी, वैशेषिक और सौत्रांतिक। इसी तरह जो महासंदिग्ध थे वो महायानी कहलाए, उनकी दो शाखाएं थी, विज्ञानवाद और शून्यवाद या माध्यमिक कारिका। ठीक है, तो थेरवादियों की जो शाखा है उसकी प्रधान पीठ है कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकमात्र बोधिसत्व कौन से हैं जिनकी मान्यता हीनयानी और महायान में समान रूप से है? तो वो है आपके मैत्रेय। ठीक है, अब हाँ, मैत्रेय इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनको विज्ञानवाद का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोफोर्ड ने किस युद्ध के बारे में कहा था कि राजा से लेकर भिखारी तक युद्ध के लिए तैयार थे? तो ये आपका बात हो रही है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की। ठीक है, विभाषा शास्त्र के लेखक कौन थे? तो विभाषा शास्त्र के जो लेखक हैं वो आपके वसुमित्र हैं। ठीक है, और जो आपके शांति रक्षित हैं इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इनकी दो रचनाएं हैं, एक तत्व संग्रह है, एक आपकी माध्यमिक का अलंकार है। ठीक है, तत्व संग्रह और माध्यमिक कारिका अलंकार। ठीक, ये दो रचनाएं हैं शांति रक्षित की और इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो करेक्ट आंसर है वसुमित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की? तो शून्यवाद के जनक नागार्जुन ने जो है इन सब चीजों की खोज करी। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं, माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता सूत्र। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक किताब लिखी है। सुश्रुत सॉरी जो आपके सुश्रुत हैं एक चिकित्सक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका नागार्जुन। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत को पांच सतिका भी कहा जाता है? तो जो प्रथम बौद्ध संगीत थी उसमें 500 लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए इसको पांच सातिका भी कहा जाता है। आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में, अजात शत्रु के समय में। दूसरी बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय में हो रही है, चुल्लवक वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति जो है आपके अशोक के समय में हो रही है पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हो रही है कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार था कि रूस एवं ब्रिटेन के मध्य अफगानिस्तान दो लोहे के बर्तनों के मध्य में एक मिट्टी का छोटा सा पात्र है, अतएव इसे अवश्य ही अपने में कर मिला लेना चाहिए। ठीक है, या कर लेना चाहिए। तो ये कहा था लिटन ने। ठीक है, और लिटन इसके लिए प्रयास भी करता है। 1878 से 80 तक सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है जो यानदबू की संधि के तहत समाप्त होता है, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन लिटन के त्यागपत्र देने से समस्या सुलझ जाती है क्योंकि रिपन आता है और उसको बफर स्टेट के रूप में मान लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो गवर्नर जनरल था। द्वितीय के समय में लॉर्ड डलहौजी था जो कि 1852 में हुआ है, और तृतीय के समय 1885 में डफरिन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीनयान के अनुयायी बुद्ध को मानते हैं। जो हीनयान के अनुयायी है वो बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, जबकि जो महायानी है वो उनको एक ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो करेक्ट आंसर है महापुरुष। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1852 से लेकर 53 के बीच में यह युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। अंग्रेजों को 76 लाख रुपए और इलाहाबाद का किला किसने दिया था? तो वाजिद अली शाह ने दिया था, सॉरी शहादत अली ने दिया हुआ था। ठीक है, शहादत अली के द्वारा इलाहाबाद का किला और 76 लाख रुपए दिए गए थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आप लोग चारों का जान लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में, द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वो साबक मीर या साबा कामी की अध्यक्षता में, तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया गया
वो मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में, चतुर्थ का वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वसुमित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के असम, अराकान तथा तनासरीम के तटीय प्रदेश किस संधि के तहत प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो अंग्रेजों के असम, अराकान तथा तनासरीम की जब बात हो रही है तो ये आपके यांडबू की संधि के तहत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सिंध की विजय अफगान युद्ध का परिणाम थी? तो पी.ई. रॉबर्ट्स ने सबसे पहले इस चीज को माना है कि जो सिंध की विजय थी वो अफगान युद्ध का परिणाम थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? तो जो सौत्रांतिक मत का आधार है वो आपका सुत्त पिटक है। वैशेषिक मत का जो है आपका विभाषा शास्त्र है। और ये जो दोनों हैं, जो सौत्रांतिक और वैशेषिक, ये दोनों हीनयान की उपशाखाएं हैं। और जब महायान की बात की जाती है तो विज्ञानवाद और शून्यवाद ये दो शाखाएं हैं महायानियों की। एक के नागार्जुन है प्रवर्तक और दूसरे के असंग है। ठीक है, अब सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है ये देखेंगे, सुत्त पिटक को आनंद ने और विनय पिटक को उपाली ने संकलित किया। और जो अभिधम्म पिटक है ये तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलीपुत्र तिस्स के समय में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुत्त पिटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रिंग फेस नीति से था? तो वारन हेस्टिंग्स का जो संबंध है वो रिंग फेस की नीति से था। इसके अलावा और सारी नीतियां हैं, जैसे हस्तक्षेप की नीति, जानसूर और ब्रिटिश पैरामाउंसी की स्थापना से संबंधित जो नीति है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स मतलब ब्रिटिश सर्वोच्चता और कुशल अकर्मण्यता की नीति आपके जॉन लॉरेंस से संबंधित है। ठीक है, और अग्रगामी नीति जो है लॉर्ड लिटन से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वारन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, 1885 के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया था? तो आप लोग देखेंगे कि 1885 में जो थर्ड एंग्लो बर्मा वार हो रहा है तो ऊपरी बर्मा पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जा रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के अधीन कौन आ रहा है? ऊपरी बर्मा। अगला प्रश्न है, कथावत्व के लेखक कौन है? तो मोगलीपुत्र तिस्स जो है कथावत्व के क्या है? लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्मा निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो सारे के सारे ऑप्शन में 1948 दिया हुआ है, तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसमें से क्या होगा उत्तर इसका। तो 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? आजाद कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग या विशुद्धिमार्ग नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने की। इसके अलावा इन्होंने सामंत पासादिका की रचना की, जो कि एकमात्र ग्रंथ है जिसमें तृतीय बौद्ध संगीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण, ठीक है, नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका, प्रज्ञापारमिता सूत्र आदि की रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया था? तो आप देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति में तो थेरवाद और महासंधिक में इनका हुआ था, और स्पष्ट रूप से जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान के रूप में हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, जो कि 1893 से लेके आपके 99 तक क्या रहता है? भारत का गवर्नर जनरल रह रहा है, और इसके द्वारा ये बात कही गई है। इसी के समय में अकाल पे एक आयोग भी आता है जिसको हम लोग लायल आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार का एक कथन है चार्ल्स आंगियार का कि अब ये समय आ गया है कि लोग तलवार लें और अपने व्यापार की सुरक्षा स्वयं करें। तो ये कथन है चार्ल्स आंगियार का, जिसको बंबई का संस्थापक माना जाता है और जो बंबई का द्वितीय गवर्नर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र किस भारतीय पुस्तक में मिलता है? तो सामंत पासादिका में मिलता है।
इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है उसमें अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने की है, विभाषा शास्त्र की रचना जो है वसुमित्र ने की है। ठीक है, तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 या 31 प्रश्न देखे। ठीक है, जिनमें से एक दो का मैं भी क्वेश्चन, वैसे तो मैं देख के चीजों को पढ़ाता हूँ लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपको उसी पे फोकस करना है जो ग्रीन हुआ। ठीक है, वही आंसर करेक्ट है। तो फिर मैं उसके बारे में बता भी देता हूँ। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे और अभी आप लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप के आ रहे हैं, हालांकि उसके एक्सप्लेनेशन थोड़े से टफ हो सकते हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जैन और बौद्ध में कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, लेकिन चूंकि हमारी ये जो सीरीज है इसमें हम पूरे के पूरे इंडियन सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये मोटिव है कि ये वीडियो जब 120 या 30 हम बना लेंगे तो ये आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहे और लोगों को इससे लाभ मिले। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंडियन हिस्ट्री के मैक्सिमम एग्जाम के जो भी सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करते जा रहे हैं। और अभी आप देखेंगे तो हमने 37 प्रैक्टिस सेट एक तरह से तैयार कर लिए हैं, लगभग 1600 प्रश्न के पास आसपास हम लोगों ने कर लिया है। और जब हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी उसमें ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 5000 प्लस जो प्रश्न या तथ्य हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।